थर्मोडायनेमिक एक ऐसा टॉपिक है, इसमें से 3 या 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने ही आने हैं। पीजीडी का आप पुराना कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए, एग्जाम में आते ही आते हैं। ठीक है, तो अगर आप ये टॉपिक कर लेंगे तो समझ लीजिए आपके 3-4 क्वेश्चन पक्के हो गए। चैप्टर में कुछ नहीं है, बस न्यूमेरिकल आपके करने के लिए फॉर्मूले याद होने चाहिए। रही बात 40 क्वेश्चन जो आपके जनरल स्टडी के पे आएंगे जीआईसी के एग्जाम में, उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल दे रखा है जिसका नाम है GS फॉर GIC। अगर आप इसको ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन इसके टेंशन छोड़ देना, क्योंकि वहाँ पे आपको एक बहुत अच्छे रेलिवेंट नोट्स मिल जाएंगे, बिल्कुल टू द पॉइंट, जिसके आने की पूरी संभावना है। और जो मैडम हमारी तैयारी करवा रही हैं उनके बारे में मैंने आपको पहले बताया है। 2017 से लेकर अब तक जितने भी उनके एग्जाम हुए हैं, यूपी यूनियन उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के, सारे उनके क्लियर हैं। 2 बार वो इंटरव्यू दे चुकी हैं और 2 अब वो देने जा रही हैं। एक 26 जनवरी से जो शुरू हो रहे हैं और एक जो 8 फरवरी से शुरू हैं। तो सारे के उनके दोनों ये इंटरव्यू में भी अभी उनका चल रहा है, और वो 6 फरवरी को सॉरी और 28 जनवरी से, तो 7 फरवरी से वो आपकी क्लासेस भी लेना शुरू कर रही हैं, इसलिए वो आप ग्रुप में जुड़ जाइए, काफ़ी अनुभव उनको है। तो चलिए टाइम को वेस्ट करे बिना हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है ये, 69 नहीं है, मैंने रैंडमली कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, फॉर ए सेल रिएक्शन इन्वॉल्विंग 2 इलेक्ट्रॉन चेंज द स्टैंडर्ड EMF ऑफ द सेल इज फाउंड टू बी इतने वोल्ट। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन चेंज का मतलब कितना होता है, n यहाँ पर 2 दे रखे हैं, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमने इस रिएक्शन का जो है वो निकालना है। एक डायरेक्ट आपको मैं फॉर्मूला बताता हूं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है, याद रखेंगे आप, ये वैसे आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। एंटीलॉग n इंटू ई नॉट सेल अपॉन 0.0591, ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लो आप। ठीक है, तो इसकी वैल्यू पुट कर दो आप। अब क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो n कितना हो गया 2, और ई नोट सेल आपको कितना दिया हुआ है 0.295, और अपॉन कितना हो गया है 0.0592। ठीक है, तो जब आप इसको सोल्व करेंगे, एंटीलॉग ये कितना हो गया, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 0.59 हो जाएगा, डिवाइड किससे है 0.059 से हैं, तो ये 10 टाइम आ जाएगा। तो एंटीलॉग जो होता है, एंटीलॉग 10 जो होता है, ये जब कभी भी आप एंटीलॉग सोल्व करेंगे तो 10 क्या बन जाएगी, पावर बन जाएगी। ठीक है, तो ये 10⁻10 जो होगा वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। अभी मेरी आवाज़ में थोड़ा हो सकता है आपको कम सुनाई दे रही हो, बोलने की पीक जो होगी मेरी कम होगी, क्योंकि अभी 50 मिनट की वीडियो बना के जब मैंने देखा रिकॉर्डिंग चल रही है कि नहीं चल रही है, तो मैंने पाया रिकॉर्डिंग ही नहीं थी, तो मेरे वो 50 मिनट बिल्कुल ख़राब हो गए। उसके बाद अब मैं दोबारा रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ आपकी ये वीडियो। ठीक है, अंडर आइसोथर्मल कंडीशन एट 300 केल्विन, देखो एक्सपेंड जब भी वर्ड आ जाता है, एक्सपेंड या बाई वर्ड जब आ जाता है, तो वहां पर आप ध्यान देंगे वर्क जो होता है वो माइनस का होता है, -P डेल्टा V होता है जब भी ये 2 वर्ड आ जाएंगे। और क्योंकि P का मतलब होता है V2 माइनस V1, सॉरी चेंज इन वॉल्यूम का मतलब होता है V2 माइनस V1। अब P जो है आपको कितना दे रखा है, 2 बार का वहां पर एक्सटर्नल प्रेशर दे रखा है, और V2 होता है जहां वो गैस पहुंची। तो देखो इतने से वो गैस इतनी पहुंच गई थी, तब वो कह रहा था वर्क बताओ कितना हुआ, तो ये 0.25 हो गई, कितने से 0.1 से एक्सपेंड हुई थी ना, तभी तो ये वॉल्यूम ज्यादा है इतने से। तो आपका ये कितना आ गया -2, और ये आपका कितना बच गया 0.15 आपका ये बन गया। लेकिन ये यूनिट अगर आप देखें तो प्रेशर बार में है और वॉल्यूम आपको दे रखा है लीटर में। तो अब आपको ये दिया हुआ है 1 बार लीटर जो होता है 100 जूल का होता है, तो -2 इंटू 0.15 इंटू 100 जब आप करेंगे तो आपका -30 जूल आंसर आ जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका C हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, किस इन विच केस चेंज इन एंट्रोपी नेगेटिव है। देखिए एंट्रोपी का मतलब आपने पढ़ा है, एंट्रोपी का मतलब होता है बिखराव। एंट्रोपी का मतलब क्या होता है, बिखराव। और चेंज इन एंट्रोपी का मतलब क्या होता है कि जो आपकी फाइनल चीज बनी है उसमें कितनी एंट्रोपी है, और जो आप शुरू में लिए बैठे थे उसमें कितनी एंट्रोपी है, ये आपने निकालना है। जैसे ऑप्शन पहला दे रखा है सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड टू गैस। अब आपने सॉलिड ले रखा है, उस सॉलिड में मॉलिक्यूल टाइटली पैक होंगे, और उसको आप गैस में बदल रहे हो तो मॉलिक्यूल दूर होंगे। ये स्टेट हो गई H2, ये स्टेट हो गई S1। तो बिखराव किस में ज्यादा है, यहाँ तो बिखराव ज्यादा है और यहाँ बिखराव कम है। तो जब आप ज्यादा माइनस
कम वैल्यू लोगे तो आपका आंसर प्लस में आएगा कि नहीं आएगा, तो यहाँ तो प्लस में आएगा, बाकी सब में प्लस आएगा और आपका जो माइनस आएगा वो किस में आएगा, वो आएगा आपका यहाँ पर। कैसे आएगा, देखो दो एटम जुड़ के एक एटम बने, जो आपके पास दो एटम थे वो क्या हो गए, एक बन गई है, ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तो यहाँ मॉलिक्यूल दूर दूर है, यहाँ बिखराव ज्यादा है और यहाँ बिखराव कम है, तो अब कम में से ज्यादा माइनस करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें हम, कह रहा है एक्सट्रीमली डाइल्यूट सॉल्यूशन लिया कैल्शियम और क्लोराइड का तो और सोडियम कार्बोनेट का, तो वहां पर क्या बना, कैल्शियम कार्बोनेट बना। रिएक्शन देख लेते हैं कि जब कैल्शियम क्लोराइड और सोडियम कार्बोनेट जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो आपका बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट। तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए, जब कैल्शियम और कार्बोनेट आपके रिएक्शन करते हैं तो बन रहा है आपका कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है ना। अब इसमें वो कह रहा है कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दे रखी है कैल्शियम कार्बोनेट की, वो क्या दे रखी है आपको -290, तो ये कितनी दी आपको -290, और 132 जो दी हुई है वो कैल्शियम के लिए दी हुई है, -132 इसके लिए दी और कार्बोनेट के लिए दी 162। कह रहा है नेट एंथैल्पी में चेंज कितना होगा, तो एंथैल्पी में जो चेंज जो होता है वो होता है चेंज इन एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। एंथैल्पी जो प्रोडक्ट की है वो 290 है और रिएक्टेंट मेरे पास दो हैं कैल्शियम और कार्बोनेट, तो मुझे इनको जोड़ना पड़ेगा, 132 और 162 को जोड़ना पड़ेगा, तब इसमें से घटाना पड़ेगा, तो ये जो मेरे पास आएगा ये आएगा 294, किसका, माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस का 290 और प्लस का 294, तो आंसर आएगा 4 और जो वैल्यू बड़ी होगी उसका आ जाएगा साइन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है डेल्टा ई और डेल्टा एच दोनों जीरो कहां होते हैं। देखिए इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी आपका स्टेट फंक्शन होते हैं। स्टेट फंक्शन का मतलब होगा जिन्हें पहली और आखिरी स्टेट पर डिपेंड करते हो, वो किस पे डिपेंड ना करते हो, रास्ते पर। तो अब साइक्लिक प्रोसेस में तो जो चीज जहां से चलती है वहीं आ जाती है, मतलब यहां पहली भी स्टेज है और आखिरी भी स्टेज है, दोनों सेम है। मतलब डेल्टा एच अगर आप निकालोगे H2 माइनस H1 तो इनिशियल और फाइनल स्टेट दोनों सेम है, तो वो कितना जाएगा, 0। ऐसे ही जब आप डेल्टा ई निकालोगे तो ये भी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो सिर्फ साइक्लिक प्रोसेस के लिए वो क्या होगा, 0 होगा। आइसोथर्मल के लिए कभी भी आपका क्या होगा, आइसोथर्मल के प्रोसेस के लिए भी ये हो सकता है, लेकिन आइसोथर्मल प्रोसेस में आपका डेल्टा एच जो है वो 0 हो या ना हो वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि दो तरह के प्रोसेस होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल आइसोथर्मल। ऐसे इंटरनल रिवर्सिबल और एक्सटर्नल रिवर्सिबल, जिसमें कार्नोट थ्योरम पढ़ी होगी आपने, वो रिवर्सिबल दोनों टाइप का होता है। चलिए तीसरे क्वेश्चन की बात करें, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन की, ड्यूरिंग एडियाबैटिक एक्सपेंशन, जब एडियाबैटिक एक्सपेंशन होता है वहां Q तो पक्का 0 होगा, तो ये वाला जो ऑप्शन है ये तो गलत हो गया, क्योंकि जिसमें Q 0 नहीं दे रखा। अब आपको देखना है जब Q 0 है तो आप मुझे एक बात बताइए, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, तो डेल्टा U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा U जो होगा मेरा W के बराबर होगा। तो ये बात ठीक हुई कि नहीं हुई, डेल्टा U मतलब डेल्टा E, इसको मैं डेल्टा U भी कह सकता हूँ, ठीक है। तो ये दो बातें ही बिल्कुल सही हैं। एडियाबैटिक का मतलब होता है जिसमें हीट का कोई फ्लो ना हो, उसको हम उसको Q इज इक्वल टू 0 लेके चलते हैं। 51वां क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया, क्या करवाया, ये सेम है, इसमें भी देखो वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकलवा रहा है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का भी मैंने फॉर्मूला क्या बताया आपको, एंटी लॉग n इंटू ई नॉट सेल बटे 0.059। तो एंटी लॉग n क्या दिया इस बार, 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम दे रखा, 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इंटू ई नॉट कितना दिया आपको 0.5, वही हो गया ये क्वेश्चन बिल्कुल, बस अब 0.059 है तो 10 टाइम हो गया। और अभी लॉग एंटी लॉग 10 की मैंने कहा था ना कि वो पावर की फॉर्म में ऊपर चला जाता है, तो ये आंसर आपका निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है, इनकरेक्ट पूछ रहा है, इनमें से इनकरेक्ट। तो एक फॉर्मूला याद रखेंगे आप, डेल्टा जी नोट जो होता है माइनस 2.303 NRT log KC होता है। क्या होता है, log K, KC ना कह के आप log K भी कह सकते हो। अब आप एक बात बताइए,
अगर log के मैं 1 ले लूं, log के कितना ले लूं, 1 ले लूं, ठीक है ना, जैसे कि यहां दे रखा है, तो log 1 की वैल्यू होती है 0, तो ये सारी टर्म 0 हो जाएगी क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करना है आपको, डेल्टा जी भी 0 हो जाएगा। तो ये बात ठीक है कि नहीं है, ये बात ठीक है कि नहीं है, डेल्टा जी 0 हो जाता है जब के कितना होता है 1। अब आप एक बात बताइए, अगर के 1 से कम हो, जब के 1 होता है तो आंसर 0 आता है, और के से कम होगा तो नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो डेल्टा जी 0 से बड़ा होगा ना, पॉजिटिव का मतलब, लेकिन वो तो कम कह रहा है तो इसलिए गलत होगा। अगर के 1 होगा, 1 से कम होगा, तो मैंने अभी आपको क्या बताया, अच्छा ये तो दोनों एक ही चीज दे दिए ना ये वाले, ठीक है, ये दोनों ऑप्शन एक जैसी है, डेल्टा जी नॉट ग्रेटर देन, अच्छा उसमें क्या था, वो कम था, आप इसको दोबारा समझ लीजिए, इस वाले पार्ट को मैं समझा देता हूं। वो क्या कह रहा है कि अगर k लेस देन 1 होगा, k क्या होगा, लेस देन 1 होगा। अब जब k लेस देन 1 होगा तो इस बात को समझिए, क्या फॉर्मूला था, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 के 2.303 nRT log kc, nRT log kc। अब आप k की वैल्यू 1 से कम रखिए, k की वैल्यू क्या करनी है आपने, 1 से कम करनी है, तो 1 से कम करिए कितना हो जाएगा, तो जब मैंने क्या कहा था log 1 0 होता है तो k से 1 पे वो निगेटिव हो जाएगा, और जब वो निगेटिव हो जाएगा तो इसका मतलब इस निगेटिव के साथ मिलके पॉजिटिव आ जाएगा, तो पॉजिटिव का मतलब है कि डेल्टा जी जो होगा वो 0 से ग्रेटर होगा जब के क्या होगा, लेस देन 1 होगा। तो यानी कि ये ऑप्शन भी क्या हो गया आपका, गलत हो गया, गलत हुआ कि नहीं हुआ। उसके बाद आपने क्या बताना है, ठीक है, तो इनकरेक्ट पूछ रहा है वो, इनकरेक्ट, तो यही ऑप्शन क्या है, इनकरेक्ट है, तो इसलिए यही आंसर आ जाएगा। बाकी देखो अभी मैं क्या कह रहा हूं, डेल्टा जी 0 से बड़ा हो जाएगा जब के 1 होगा, तो यानी कि ये भी करेक्ट है, ऐसे ये भी करेक्ट आ जाएगा, आप वैल्यू रख के देखेंगे तो इनकरेक्ट पूछ रहा है इसलिए ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 पे वो कह रहा है भैया कि आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है। देखो अगर किसी कमरे का, आपको कमरे में कोई ऐसी रिएक्शन करा रहे हो जिसमें 10 डिग्री टेम्परेचर है, और आप इसमें कोई ऐसी रिएक्शन कराने लग गए, हीट निकल रही है, और आपने इसका टेम्परेचर 10 डिग्री ही रखना है, तो ऑब्वियसली ये हीट को बाहर भेजोगे, यानी कि Q की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। और अगर कोई ऐसी रिएक्शन आप कराने लग गए कि जिसमें हीट लग रही है, तो यानी कि ये तो कमरे की हीट खींच लेगा, लद्दाख बन जाएगा, ठंड होने लग जाएगी, तो आप हीट अंदर भेजोगे कि भैया 10 डिग्री टेम्परेचर रखना है, मतलब यहाँ भी कुछ ना कुछ Q होगा, तो यानी कि Q 0 नहीं होगा। इसलिए ये दो ऑप्शन तो आपके तपाक से गलत हो जाते हैं, क्योंकि आइसोथर्मल में जो होता है वो आपका इंटरनल एनर्जी 0 होता है, मैंने पीछे भी बताया था इंटरनल एनर्जी 0 होता है, Q 0 नहीं होता। अगली बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। ये सब थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम है, ये आपका आइसोकोरिक है, ये आपका आइसोबारिक है, ये आइसोथर्मल है, और ये आपका मोल्स के लिए हो गया, ठीक है ना, ये आपका किसके लिए हो गया, मोल्स के लिए हो गया, ऑल 0 हो सकते हैं थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम पर। नेक्स्ट कह रहा है मैक्सिमम वर्क कब होता है, याद रखेंगे जब आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन होता है, तो W भी याद रख लेना, आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन के लिए 2.303 nRT log V2 अपॉन V1 होता है। गैस कहां से कहां फैलेगी, तो W कैसे लेते हैं, माइनस लेते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था। कितने मोल होंगे उस गैस के, कितने टेम्परेचर पे वो आपने रख रखी होगी, यार गैस कांस्टेंट होता है तो गैस फैल जाएगी। जैसे मैं कहूं मेरे पास 2 लीटर गैस थी, ठीक है ना, 3 लीटर हो गई वो 25 डिग्री पर, जब उस गैस का मैंने 1 मोल लिया, तो बताओ गैस ने कितना काम करा, तो वो मैक्सिमम वर्क होगा। और इसको आप प्रेशर की टर्म में भी लिख सकते हो, तो प्रेशर की टर्म में आपका ये थोड़ा बदल जाएगा, P1 अपॉन P2 होगा, ना कि P2 अपॉन P1, जैसे कि V2 अपॉन V1 है। क्वेश्चन नंबर 7वां जो कह रहा है करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। तो देखिए सिंपल सी बात है, इसको करने के लिए आपको वैल्यू याद होनी चाहिए, और वैल्यू मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, थोड़ा याद रखेंगे। 1 लीटर एटम जो होता है, वॉल्यूम जो होता है वो 24.2 लीटर के इक्वल होता है, कैलोरी के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, कैलोरी के। और 1 कैलोरी जो होता है वो 4.18 जूल के इक्वल होता है, और 1 जूल जो होता है वो 10⁻⁷ अर्ग के इक्वल होता है। तो सबसे कम अर्ग है, 1 जूल में इतना है, तो सिंपल सी बात है जब 1 जूल में इतना है, 1 कैलोरी में कितना होगा, ठीक है ना। तो और
मल्टीप्लाई करोगे और 1 लीटर में कितना होगा, इन सबसे मल्टीप्लाई करोगे। तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी होती है, लीटर एटम, और सबसे छोटी होती है अर्ग। अर्ग से बड़ी जूल, जूल से बड़ी कैलोरी, कैलोरी से बड़ी लीटर एटम। क्वेश्चन नंबर 8वां कह रहा है फॉर द रिएक्शन X2 3 मिलके ये बना रहे हैं और डेल्टा H और डेल्टा E मतलब एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी का डिफरेंस Z है, ये Z दे रखा है। तो वो कह रहा है Z अपॉन R क्या होगा। तो एक फॉर्मूला आप याद कर लो, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं इसके बारे में आपको बता नहीं सकता। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो सकता है आपके जीआईसी के एग्जाम में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये डेल्टा Ng जो होते हैं ये प्रोडक्ट के मोल माइनस रिएक्टेंट के मोल जो गैस में है उनका डिफरेंस होता है। तो फिलहाल मैं इसको यहाँ ले आता हूँ क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है। डेल्टा H कह लो या इसको डेल्टा E कह लो, इंटरनल एनर्जी कह लो, कुछ भी कह लो। डेल्टा E इज इक्वल टू डेल्टा NgRT, और ये जो आपको अंतर दे रखा है Z दे रखा है, तो डेल्टा NgRT, और R को वो नीचे लाने के लिए कह रहा है क्योंकि इनके रेशियो की ही वो बात पूछ रहा है, डेल्टा NgRT। अब डेल्टा Ng है प्रोडक्ट के मोल माइनस रिएक्टेंट के मोल, प्रोडक्ट के मोल हो गए 2 क्योंकि गैस है, और रिएक्टेंट के मोल 3 और 1 कितना हो गया 4, ये 4 और ये 2, तो 2 में से जब 4 जाएंगे तो माइनस का 2 बचेगा। तो आप यहां रख दीजिए माइनस का 2, सॉरी R तो नीचे चला गया ना ये, और T आपको दे रखा है 27 डिग्री, तो आप इसमें जब 273 ऐड कर दोगे तो ये 300 बन जाएगा। तो 300 का दुगना कितना होता है 600, और इसको आप लिख सकते हो 6 गुणा 10 की पावर 2 माइनस का, किसके साथ चल रहा है, माइनस के साथ। तो आपका जो 8वें का आंसर है वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, एज्यूम करना है वाटर एक आइडियल गैस है, उसकी इंटरनल एनर्जी आपको निकालनी है जब उसका 1 मोल आप उड़ा दें, क्या कर दें 100 डिग्री पर, तो आप क्या करेंगे। देखो मतलब वो ये कहना चाह रहा है आपके पास 1 मोल है किसका, वाटर का, 1 मोल आपके पास क्या वाटर का, और आपने इसको किस में बदलना है, वेपर में बदलना है, और इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज आएगा, हालांकि एंथैल्पी दे रहा है, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन होता है 1 मोल वाटर को गैस में बदलने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी, कितनी एनर्जी लगेगी, वो यहाँ दे रहा है 41 किलो जूल दे रहा है, 41 किलो जूल दे रखा है वो। अभी मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था, डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NgRT। अब आप मुझे ये बता दीजिए डेल्टा U निकालना है आपको, इंटरनल एनर्जी निकालनी है, तो डेल्टा H माइनस डेल्टा NgRT। अब डेल्टा H आपको दे दिया कितना 41, तो 41 माइनस, अब क्योंकि कितने मोल्स हैं उसके वो 1 मोल की बात कर रहा है पहले ही, तो 1 मोल, और R कितना दे रखा है आपको, दिस इज 8.3। अब ये जूल में है तो 1000 से डिवाइड करेंगे भैया क्योंकि हमें तो किलो जूल वाला चाहिए, तो 8.3 अपॉन 1000, और R और आपको जो T जो दे रखा है वो T दे रखा है 373, वो कितना दे रखा है 373। आप 41 में से जब ये वाला सारा का सारा मैटर सोल्व कर लेंगे आपके पास आएगा 3.0959, और जब आप डिफरेंस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 37.9041, वो भी प्लस का, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा किलो जूल में। आगे बढ़ूं मैं अगर क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, तो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है इन सभी रिएक्शन के लिए कौन सा करेक्ट है। तो देखो ये जो मैंने क्वेश्चन आपको करवाया कितना इंपॉर्टेंट है, लेकिन पहले मैं आपको ऑप्शन चमका देता हूँ, शायद ऑप्शन ना चमक रहे हो क्योंकि हमारी 1-2 वीडियो में भी पहले ऐसे हो गया था जिसमें विजिबिलिटी थोड़ी कम हो गई थी। तो ये डेल्टा H जो है यहाँ पर लेस देन है डेल्टा U, पूछ रहा है वो रिएक्शन 3rd के लिए, ठीक है ना, ये रिएक्शन 1st के लिए, और ये तो ग्रेटर आपको दिख ही रहा होगा, ऑल आर करेक्ट। तो कैसे करेंगे, मैंने अभी आपको क्या बताया, डेल्टा H जो होता है वो डेल्टा U प्लस डेल्टा NgRT होता है, तो आप डेल्टा Ng निकाल लीजिए। डेल्टा Ng होते हैं प्रोडक्ट के मोल माइनस रिएक्टेंट के मोल। अब प्रोडक्ट के मोल आप बताइए कितने हैं, प्रोडक्ट का मोल एक तो ये रहा इस वाले में, और एक ये रहा, अब सॉलिड नहीं लेंगे, गैस के चाहिए होते हैं, तो ये 1 माइनस 1, यहाँ तो कितना आ गया डेल्टा Ng 0 आ गया। अब जब आप यहाँ 0 रखोगे तो ये तो टर्म 0 हो गई, डेल्टा H डेल्टा U के इक्वल हो गया, तो पहला ही आंसर यहाँ से निकल के आ गया। अब जरा इनको भी देख लेते हैं, का क्या पता ये भी करेक्ट हो, क्योंकि ऑल आर करेक्ट ऑप्शन दे रखा है ना। दूसरे के लिए निकालते हैं, यहाँ कितने मोल हैं 2 हैं, ठीक है ना, और यहाँ कितने हैं 3 और एक 4 हैं, तो 2 में से जब 4 माइनस करोगे तो माइनस का 2, तो रखो जरा यहाँ माइनस का 2, तो सिंपल सी बात है जब आप यहाँ माइनस कर दोगे तो ये डेल्टा U में से घट जाएगा, यानी कि इंटरनल एनर्जी जो है, जो आपकी इंटरनल एनर्जी है
डेल्टा यू है ये बड़ा आ जाएगा डेल्टा एच से, क्योंकि ये घट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा। लेकिन इसमें तो वो कह रहा है कि डेल्टा एच बड़ा है, तो ये ऑप्शन गलत है। तो जब यही गलत हो गया तो ये भी गलत होगा, चारों गलत होंगे, तीनों गलत होंगे, सिर्फ ये सही होगा। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, देखिए एंथैल्पी हीट ऑफ फॉर्मेशन दे रखी है, याद रख लेना एनर्जी हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी के। तो आप ये देख लीजिए, ये ए की है, ये बी की है, ये सी की है, ये डी की है, तो ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, ठीक है। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन सबसे कम किसकी है, बी की है, तो बी होगा सबसे ज्यादा स्टेबल। उसके बाद नंबर आता है ए का, और उससे कम किसकी है, सी की, और सबसे ज्यादा किसकी है, सबसे ज्यादा एनर्जी इसकी है, तो ये सबसे कम स्टेबल होगा। तो इसलिए आपका 13 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। 13 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उसके बाद 14 कह रहा है मिनिमम एनर्जी सप्लाइड टू रिएक्टेंट, वो क्या कहलाती है, थ्रेशोल्ड एनर्जी कहलाती है, वो आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है ना, कि रिएक्टेंट को एनर्जी सप्लाई कराई जाए ताकि वो प्रोडक्ट में बदल सके, तो वो क्या कहलाती है, एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। देखो स्टैंडर्ड कंडीशन जो होती है, जो स्टैंडर्ड कंडीशन है, एक तो वो गैस फेज में ली जाती है, किस फेज में ली जाती है, गैस फेज में, और स्टैंडर्ड कंडीशन होती है 1 मोल के लिए, ये आपने बातें ध्यान रखनी है। तो जो गैस फेज में रिएक्टेंट आपका होना चाहिए, चलिए वो तो खैर सभी में दे रखा है, गैस फेज में आपका दे रखा है, तो सारी स्टैंडर्ड हो सकती हैं। लेकिन आप ये बताइए वाटर के फॉर्मेशन का 1 मोल किस में है, तो ये वाला तो इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें 2 मोल दे दिए, इन सभी में 1 मोल है। लेकिन वाटर का फॉर्मेशन में हीट निकलती है, तो वो नेगेटिव किस में है, तो वो इसमें है। अब हालांकि इसमें क्यों नहीं है, क्योंकि ये प्रोडक्ट आपका गैस फेज में है, तो 15th का जो ऑप्शन होगा वो किस में होगा, बी में होगा। तो आप क्या लेंगे, यहाँ पर क्या ले लेंगे, वाटर जो है वो लिक्विड फेज में बनेगा और नेगेटिव हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। तो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट हीट ऑफ कंबशन, जिसमें ज्यादा कार्बन हाइड्रोजन होंगे, क्या है, जिसमें ज्यादा कार्बन हाइड्रोजन होंगे, क्योंकि आपका जो इथीन है, इथीन जो होगा जब आप इसको बैलेंस करोगे, ये आपका 5/2 मॉलिक्यूल लेगा ऑक्सीजन के, तब जाके ये CO2 और वाटर देगा। तो आप बताइए जब ये ऑक्सीजन अगर कम लेगा तो कम हीट ऑफ कंबशन होगी इसकी। लेकिन जो आपका इथेन है, कौन है, ये इथाइन था, ये इथेन है, तो ये जो होता है ये थोड़े से क्या लेता है, ज्यादा मॉलिक्यूल लेता है, तो इसकी एंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या होगी, थोड़ी सी ज्यादा होगी। मैं रिएक्शन बैलेंस कर रहा हूँ ना साथ में। मीथेन के पास जो है इसकी एंथैल्पी ऑफ कंबशन थोड़ी कम होगी, क्योंकि इसके पास थोड़े कार्बन हाइड्रोजन का रेशियो थोड़ा क्या है, कम है, तो इसलिए इसकी एंथैल्पी ऑफ कंबशन थोड़ी कम होगी। लेकिन जो इथेन है C2H6 है, ये तो आपके 7.5 मॉलिक्यूल, मतलब ठीक है ना, तो ये देख लीजिए आप, इतने मॉलिक्यूल लेगा तो एंथैल्पी ऑफ कंबशन जो होगी उसकी होगी जो ज्यादा ऑक्सीजन लेगा, तो इसलिए आपका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, C2H6 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ता हूं अब मैं। तो ये कह रहा है कि हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज हाईएस्ट फॉर, देखिए जहां स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, जहां स्ट्रॉन्ग एसिड किससे रिएक्ट करेगा, स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट करेगा, वहां सबसे ज्यादा एनर्जी होगी, वहां कहाँ क्या होगी, सबसे ज्यादा एनर्जी होगी। और एक बात और, ये वैल्यू हमेशा फिक्स होती है, कितनी होती है, फिक्स होती है। अगर किसी को याद आ रहा हो कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होती है, तो वो क्या कर सकते हैं, कमेंट में भी लिख सकते हैं कि भाई एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो होती है एसिड के लिए और बेस के लिए वो कितनी होती है। वैसे फिक्स वैल्यू होती है, तो अगर आप कमेंट में लिख देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। 5 से शुरू होता है, मैं हिंट दे देता हूँ, 5 पॉइंट समथिंग इंटू समथिंग, ठीक है ना, ये होता है, ठीक है। तो देखते हैं आप कमेंट में क्या लिखोगे। ये हमेशा फिक्स होती है, मतलब क्या है कि जब एक H एक OH के साथ रिएक्ट करेगा तो एक मॉलिक्यूल किसका बनेगा, वाटर का, तो इतनी फिक्स्ड एनर्जी निकलेगी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, HCl एंड NaOH, क्योंकि HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, NaOH आपका जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस है। हालांकि सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड था, लेकिन NH4OH जो था वो वीक बेस था, इसलिए इसमें ज्यादा एनर्जी निकलेगी, ये बात ध्यान रखेंगे आप। मतलब आप किसी के हाथ पर एसिड गिर जाए तो उसको बेस से न्यूट्रल करने की कोशिश मत करना। मेरे साथ इंसिडेंस हुआ था, मेरे क्लासमेट के में एक के हाथ पे H2SO4 गिर गया था, तो मैं सोच रहा था कि भाई इसके हाथ को पानी से क्यों धोया, इसको बेस से हम धो देते। तो मैं लैब में जाके मैंने क्या किया, एक चाइना डिश में मैंने और मेरे फ्रेंड ने हमने क्या करा, थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड डाल के NaOH डाला,
देखा क्या करते हैं, तो चाइना डिश ब्लैक पड़ गई थी। फिर हमने सोचा यार उसके तो हाथ की हड्डियां भी गल जाती, तो बाद में ध्यान दिया अरे भैया ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस तो इतनी हीट निकालता है कि उसकी स्किन विस्किन सब जल जानी थी, तो इसलिए रनिंग वाटर से उसके हाथ को सबसे पहले धोया गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। इक्वल वॉल्यूम ऑफ सेम मोलैरिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड और HCl आर न्यूट्रलाइज्ड बाय NaOH, और इनकी हीट x और y है, तो दोनों में रिलेशन क्या होगा। देखिए जब HCl NaOH के साथ रिएक्ट करेगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है स्ट्रॉन्ग बेस है, तो फिक्स्ड एनर्जी निकलेगी, ठीक है ना, फिक्स्ड एनर्जी निकलेगी, मान लिया वो वैल्यू है y। अब क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो NaOH से न्यूट्रल होने के लिए 2H देता है, तो इसको न्यूट्रल होने के लिए बेस भी कितने चाहिए, 2 ही चाहिए। तो प्यारे साथियों एक बात बताइए, जब एक H और एक OH से Y बनती है, तो एक 2H और 2 OH से 2Y बनेगी कि नहीं बनेगी। तो इसकी एनर्जी दे रखी थी इस टाइम X, तो X और Y में क्या रिलेशन आ गया, 2xy, सॉरी x इज इक्वल टू 2y आ गया।